मुझे पढ़ता हुआ नजर। बेटा हम लोग बेटा क्या पढ़ क्या रहे थे? इंटरफेरेंस। और हम इंटरफेरेंस में कल हमने नोडल और एंटी नोडल लाइंस पढ़ी। आज का क्वेश्चन एक छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो, छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट, ठीक है। और न्यूमेरिकल ये पेपर का क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दे रहा। ये दो सोर्सेज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। ये ब्लैक लाइंस हैं, एंटी नोडल लाइंस हैं। ब्लैक लाइंस क्या हैं? एंटी नोडल लाइंस हैं। नहीं बेटा नहीं। ये जो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं नोडल और एंटी नोडल लाइंस, अब वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर। S1P जो है वो 48 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन है कि फाइंड S2P। आप मुझे शाउट करके आंसर कोई ना बताए, सब लोग इसे लिखें और मुझे ला के दिखा दें, या अपना आंसर लिखें, अपना आंसर मुझे मैसेज कर दें या दिखा दें जहां से ला। ये मैं कई दिनों से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ आई वांट यू टू आंसर इट। ये पेपर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है बच्चों को कि वो इसे गलत करते हैं और अक्सर गलत करते हैं। 48 सेंटीमीटर जी। S1P जो है वो आपको दिया हुआ है और S2P आपने निकालना है। आपके सामने ये वर्किंग है। अगर आपने कल और परसों के लेक्चरों को गौर से सुना है, आपको इसका जवाब आना चाहिए। नहीं, वो मैंने नहीं दिया। यहाँ पे वेवलेंथ का डिफरेंस कितना बताया जा रहा है? एंटी नोडल कौन सी वाली? बेटा जो ब्लैक है वो एंटी नोडल है और जो डॉटेड है वो नोडल है। दोनों फेज सोर्सेज में फेज डिफरेंस क्या है? वो 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। दोनों में सोर्सेज में फेज डिफरेंस 0 डिग्री। जी जी दिखाओ। ये जन्नती में, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ुहैरा। जन्नती लड़का। सर मैंने आपको SMS कर दिया अपना जवाब। साथ में चलो, इसमें बेटा थोड़ी गलती है ज़ुहैरा, दोबारा चेक करो। अगर कल का लेक्चर आपने याद किया तो इससे हो जाना चाहिए। बेटा मुझे मैसेज नहीं मिला आपका बेटा। सर मैंने व्हाट्सएप पे नहीं, सर मैंने SMS किया, व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। जी व्हाट्सएप नहीं आया बेटा, मैंने SMS पे भेजा सर, नेटवर्क पे, व्हाट्सएप पे नहीं। जी बेटा व्हाट्सएप भी मुझे नहीं आया। ये कौन है? हु इज दिस? नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद दानिश। कोई आंसर भी मैंने बताना नहीं, मैं सिर्फ आपका नाम सुन लिया मैंने। कोई और बंदा जवाब देना चाहे? जी आवाज आ रही है? आपकी साथ मुझे आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो फॉर सम रीजन। बिल्कुल सर वो SMS पे जवाब भेजा था, व्हाट्सएप पे नहीं, लेकिन अब मुझे दोबारा बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी आवाज नहीं भेज आ रही। दिया। बहुत टाइम में मैं भी इसलिए
आप मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू को बात कर दीजिएगा। अच्छा बेटा देखें कि मुझे बताएं यहाँ पाथ रेफरेंस क्या होगा, 0। यहाँ पाथ रेफरेंस क्या होगा, 1 वेवलेंथ। यहाँ पाथ रेफरेंस क्या होगा, 2 वेवलेंथ। अब आप खुद देखें कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 लैम्डा और S2P इज इक्वल टू S1P प्लस 2 लैम्डा is equal to 48 plus 2 into 2, 52 सेंटीमीटर। S2P किसके बराबर है, 52 सेंटीमीटर के बराबर। सर मुझे बता रहे यहाँ पे 2 लैम्डा क्यों है, कैसे हो सकता है इतना बड़ा डिफरेंस S2P और S1P के दरमियान? हम कहेंगे 4 वेवलेंथ्स, 1 2 3 4। नहीं, ये सेंट्रल, ये देखें सेंटर पे पाथ रेफरेंस 0 होता है। कल से हम बना रहे हैं इसको बार बार, देखें। और इस पे 1 वेवलेंथ होती और इस पे 2 वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं? कैसे निकालते हैं पाथ डिफरेंस, समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि उस दिन जब हमने बनाया था वर्क, आपने वो कंपास से वो काम नहीं ना किया हुआ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था जो बच्चा वो करता उसको जरा बेहतर समझ आनी थी। बात ये है कि मैंने आपको बताया कि ये देखें इसके ऊपर दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, सेंट्रल एंटी नोडल लाइन। उसके बाद जो ये वाली एंटी नोडल लाइन है ये S1 के करीब है और S2 से दूर है ये वाली, तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस 1 वेवलेंथ। मैं दोबारा बना देता हूं। देखिए आपको कुछ फैक्ट्स जुबानी याद रखने हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होंगे, बल्कि आप देखेंगे कि इसी एक बात पर बात बदल बदल के मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी बात एक ही है मगर उस पर इतनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आए, वो बात वो एक ही पूछ रहे थे। मैं भी आपके सामने दोबारा रखता हूं। ये सोर्सेज है S1, ये सोर्स है S2, ये सामने आप फर्ज करें आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार ये देखें ज़ुहैर, ये सेंटर, इस पे पूरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। इसमें ये होगा कि दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है ना। मुमकिन है इधर से 1.5 वेवलेंथ गई है तो वहां से भी 1.5 ही गई है इन 1.5। यहां से अगर 2 लैम्डा है तो यहां से भी क्या है, 2 लैम्डा है। यहां से अगर 3 लैम्डा है तो यहां से भी क्या है, 3 लैम्डा। मुझे बताइए यहां तक ठीक है, तो मसला तो नहीं, ये दोनों के बराबर है। और इसके ऊपर ये जो फैक्ट है ना, ये हम यहां लिख देते हैं, PD इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एनीवेयर ऑन दिस लाइन, हाँ यानी किसी भी जगह पर आप, हाँ, और इसमें पाथ डिफरेंस भी 0 है, फेज एंगल भी 0, 360 मतलब 0 डिग्री या 0 रेडियंस। अब बिल्कुल इसके पैरेलल एडजेसेंट ये वाली जो एंटी नोडल लाइन है, ये वाली, इसके अंदर खूबी ये है कि जनाब दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंसेस जो है ना, जो जितने भी ये हैं ऑरेंज डिस्टेंसेस हैं, और इसके इधर देखें, ये देखें एनीवेयर किसी भी पॉइंट पे ऑरेंज डिस्टेंस माइनस ग्रीन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1 वेव। ऑरेंज डिस्टेंस माइनस ग्रीन डिस्टेंस या ग्रीन लाइन, length of orange line minus green line, anywhere on this point it will stay equal to what, 1 lambda। और अगर 1 lambda है तो रेडियंस में क्या होगा, 2 पाई रेडियंस, और डिग्री में क्या होगा, 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अच्छा जब इस तरह टीचरों ने लिखा होता है ना, मेरी बात सुनिए, जब टीचर्स इस तरह लिखते हैं ना 7 एंटी नोडल लाइन के PD लैम्डा, तो बास का बच्चे ये समझते हैं, मतलब हमने इस तरह लिखा तो वो समझते हैं शायद ये चीज वेवलेंथ, ये गलत सोचते हैं। क्योंकि हमने जब टीचर्स एंटी नोडल लाइन के साथ PD लैम्डा लिखते हैं तो वो कहना ये चाहते हैं कि दिस डिस्टेंस एनीवेयर ऑन दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ, वो ये कह रहे थे बच्चे। इधर जो सर टीचरों ने उधर साइड पे हमने लिखा होता है हमने, तो वो बच्चे समझते हैं कि शायद सर ये रेड डिस्टेंस को कह रहे हैं, हालांकि रेड डिस्टेंस इस रेड डिस्टेंस को नहीं कह रहे। ठीक है। अब बेटा बात ये, हाँ
क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले आपने, क्या कहा अभी? मैं आ रहा हूं सर, वो एंटी नोडल लाइन नहीं होगी, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दोनों के सेंटर में नहीं होगी। सर मेरा एक सवाल है। जितना मर्जी कर लें, ये अगर ये इस पे पीडी लैम्डा है और इस पे पीडी 0 है, तो इनके बीच में अब कोई और एंटी नोडल लाइन नहीं, इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट एंटी नोडल लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। बेटा मेरी बात सुना, अभी एक वो, फिर मैं अभी एक उसको बात कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से। सर मुझे भी एक बात अब देखें, ये 90% क्वेश्चंस में हमेशा फेज डिफरेंस 0 ही होता है। फिलहाल इसी को मास्टर करने दो बच्चों। सोर्सेस के बीच में जी हो सकता है, हो सकता है। फिर ये होगा कि नोडल और एंटी नोडल के बीच में जो जगह है, उस जगह कोई नोडल या एंटी नोडल होगी, क्वार्टर शिफ्टिंग होगी। से PD इक्वल 0 वाली जो लाइन है, यहाँ पे किन दो चीजों का बेटा मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक हिजिंग साउंड आती है। साथ अहमद, मैं बार बार कह रहा हूं कि इधर से मैसेज करके बात कर लो। मुझे सिर्फ इतना पता चलता है कि तुम कुछ कह रहे हो, आवाज मुझे नहीं समझ आ रही, क्यों माइक बंद है यहाँ से। यार इधर देखो, इधर एक और भी लाउड स्पीकर है, शायद वो ना। एट PD इक्वल टू 0, जी हाँ, वो सेंट्रल एंटी नोडल लाइन। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये क्या है? जी क्या लिखा आपने कि इन दोनों चीजों का पाथ डिफरेंस 0 है। अच्छा बेटा देखो, इस पर कोई पॉइंट ऐसे ले लो, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यानी जिधर PD 0 है, इसका मतलब एनीवेयर ऑन दिस लाइन ये चीज 0, ठीक है ना। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है साथ। ये इस तरह से। अब इधर देखें यार, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या है? नोडल लाइंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप सुनते जाएं कि सर आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे एक बात बताएं, इस जगह पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? इस डॉटेड लाइन कितना होगा? और फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई, ठीक है। और ये क्या है? 180 डिग्री। अच्छा अब आपको बताया कि इधर मेरा क्वेश्चन सुने, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, एक दफा उसने अपना डिटेक्टर यहां कहीं रखा हो जी, डॉटेड लाइन नोडल लाइन। बेटा पेपर में क्वेश्चन आया था, और मुझे एक बात है, अगर उसने ना यहां कहीं एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले, ये जहां मैंने रेड डॉट लगाया, इधर फेज डिफरेंस क्या होगा? जिधर मैंने रेड डॉट लगाया उधर फेज डिफरेंस क्या होगा? आप π/2 ठीक कह रहे हैं आप, 90 डिग्री। क्या कह रहे हैं? इस जगह पर फेज डिफरेंस क्या होगा? 90 डिग्री π/2, और पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0.25 लैम्डा। और उसने ना ये डिस्टेंस दिया हुआ था, ये जो डिस्टेंस नहीं है जिसको मैं अभी शो करता हूँ, रेड डिस्टेंस ये वाला दिया हुआ था, और क्वेश्चन पूछा था कि यहां से मैं आगे और कितना जाऊं कि मुझे दोबारा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिग्नल मिले, तो कितना आगे जाएगा? जी बिल्कुल,
ये आप देखें कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बंदे को क्लू हो टोटल 20 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। उसने ये क्वेश्चन पूछा था। अब एक बात है यहाँ पर, अब ये बड़े सादे सादे से उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। कहता है जनाब के, कहता है यहाँ ये इसको पॉइंट ए कह दें, ये पॉइंट ए, वो कहेगा जनाब के जो वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है, मैं मिसाल देता हूँ, वो कहता है जी वेवलेंथ 592 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितनी है 592 नैनोमीटर। तो वो कहता है कि जरा आप, अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है जरा मुझे आप S2A माइनस S1A, S2A माइनस S1A क्या वैल्यू बताएं जी। 0.5 लैम्डा, तो 0.5 इंटू लैम्डा किसके बराबर है 590, तो कितना बनता है बेटा जी 295 नैनोमीटर। अब बंदे को अगर पता हो तो बंदे को जवाब बंदा फौरन दे सकता है, कोई मसला नहीं है। ये इसके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। हाँ चलिए सारे इस एक्सपेरिमेंट के पीछे, यानी इस एक एक्सपेरिमेंट पर अल्लाह जानता है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और छोटे छोटे, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट आपको अगर हिफ्ज है ना, बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट हिफ्ज है इसका, अंडरस्टैंडिंग भी इसकी सुपर है, आपको नोडल और एंटी नोडल लाइंस की पोजीशनों का पता है, आपसे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला गलत नहीं, ठीक है। अब एक दफा इसमें जो वेवलेंथ है ये दी जाती है या फिर हमें पता होना चाहिए? बास का तो वेवलेंथ कैलकुलेट करवाता है, जब वेवलेंथ कैलकुलेट करवाता है तो बाकी सारी चीजें दी होती है, मतलब डिपेंड करता है ना, ठीक है। आपको नॉलेज अगर आता है तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा सुने भाई मेरे बच्चों, एक बात गौर से सुनो, आपके सामने बात करने लगा हूं, ये देखें डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसको गौर से सुनो। डायफ्रैक्शन जी, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। बहुत ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें ये कि वेरी वेरी के साथ यहाँ सुबह लिख लें, फिर वेरी वेरी के साथ यहाँ शाम लिख लें, और फिर इंपॉर्टेंट, यानी कि बंदा वेरी वेरी करना शुरू हो और फिर सुबह तो शाम बना दो। अच्छा जी, अब ये चीज देखो, ये यार एक वुडन वो है, एक वुडन मटेरियल है, ये इसके साथ एक दूसरा वुडन मटेरियल, और इनके दरमियान जो गैप है उसको हम W कह देते हैं, और इसको आपने रिपल टैंक में रखा हुआ है, यहां से वाटर वेव्स आ रही हैं, ये मैं जो ब्लैक में दिखा रहा हूँ ये वेव फ्रंट्स दिखा रहा हूं, ये यूं आए तो ये डायफ्रैक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं डायफ्रैक्शन हो रही है, और अगर आप विड्थ को बड़ा कर दें तो फिर क्या होगा, तो विड्थ बड़ी कर देने से क्या होता है, डायफ्रैक्शन कम होगा। अब आप देखिए मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी, इन दोनों को जोड़ के बनाता हूं। ये देखें किसी बंदे के पास यहां पर ना रिपल टैंक में वो प्लेनर वेव फ्रंट्स जनरेट कर रहे हैं, मोटर के साथ उसने एक रूलर कनेक्ट किया हुआ, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं, यहां पर एक वुडन ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई, यहां पर एक इस तरह करके एक और वुडन ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर एक और वुडन ऑब्स्ट्रक्शन जी। मैं ये इनको ये वुड से बनी हुई जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको रेड कर रहा हूँ, और ब्लैक जो लाइंस हैं वो क्या हैं, वो वेव फ्रंट्स। अब ये देखें ये वेव फ्रंट्स आए, यहाँ एनर्जी कंसंट्रेट हुई, यहाँ से डायफ्रैक्शन हुई, यहाँ से क्या हुई डायफ्रैक्शन हो रही है, ये ब्लैक में मैं वेव फ्रंट्स दिखा रहा हूँ बेटा, ये एक सोर्स की और ये दूसरे की डायफ्रैक्शन हो रही है, दूसरे से डायफ्रैक्शन हो रही है। अब ये दोनों ने ओवरलैप किया, दोनों ने क्या किया जी ओवरलैप किया, ओवरलैप किया तो ये देखें ये बन रही है एंटी नोडल लाइन, ये क्या बन रही हैं एंटी नोडल लाइंस। एंटी नोडल लाइंस कौन सी होती हैं,
जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सर अभी हो रही है। डिफरेंशिएट करके कहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रही है? बेटा जब दो वेव फ्रंट ऐसे कट करते हैं तो उस जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जो कल बनाए नहीं थे मैंने। सर वो मुझे समझ नहीं आ रही है। बेटा मैंने कल वाले में बीच में वैलीज भी बनाई थी डॉटेड लाइन, इसमें नहीं बनाई मैंने। अब ये चीज देखें, और बेटा ये वो पॉइंट, ये नोडल लाइंस है, ये नोडल लाइंस है, ये क्या है, नोडल लाइंस है। अब बेटा अगर कोई बंदा इस विड्थ को, नोडल लाइन सब में कैसे पता चलेगी कि वो वहां पे बीच पे होती है। बेटा एंटी नोडल और नोडल हमेशा अल्टरनेट आती, कहते हो तो मैं दोबारा से वो सारा बना दूं। आप लोग के यहाँ जो डॉट्स बना लेते हो जहां डॉट और लाइन इंटरसेक्ट करती है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैंने इसमें डॉट नहीं बनाए क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं बार बार कंस्ट्रक्शन करूंगा तो बहुत देर लगेगी। बेटा कोई बात पूछनी है तो मुझसे बताओ, क्या बात? हाँ जी, वो दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो जगह, जी पहले तो मुझे एंटी नोडल ना बीच में नोडल नहीं मानी। देखो मेरी बात सुनिए, एक वेव फ्रंट है ना ये बेटा, अगर ये दो पीक्स हैं तो इनके बीच में ये वैली है। अब अगर फर्ज करिए किसी का वेव फ्रंट यहाँ है तो इस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इससे जहां पे दोनों वेव फ्रंट्स यहाँ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। इसी वजह से जहां वो नोडल जैसे आपने उस वीडियो में दिखाया था वहां पे इसमें से ब्लैक हुआ था, वेव जनरेट होता क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हाँ कहते हो तो वीडियो दोबारा दिखाओ, मैं उस बंदे का बड़ा फैन हूँ। अब देखें यहाँ हुआ क्या है, यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर डायफ्रैक्शन हुई है और फिर इंटरफेरेंस हुई। डायफ्रैक्शन पहले हुई, डायफ्रैक्शन हुई, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के बाद बेटा क्या हुई, इंटरफेरेंस हुई। अब आप देखिए अगर आप इस विड्थ को बड़ा कर देते हैं, किसको, इस विड्थ को, ये जो विड्थ है, ये जो पर्पल में है, ये पर्पल में जो चीज है ये विड्थ है, ये पर्पल में, इसको विड्थ को, व्हाट इफ वी मेक दिस विड्थ लार्जर, what will happen if width of opening is made larger? डिफ्रैक्शन कम हो रही है। जी जी, अच्छा डायफ्रैक्शन कम होगी तो इंटरफेरेंस कैसी होगी? सर इंटरफेरेंस एक तरीके से करना पड़ेगा जी ये देखें ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, सर इनके दरमियान कम इंटरसेक्शन इंटरफेरेंस हो भी कम टाइम्स वो यानी इंटरसेक्ट करेंगे किसी के साथ। ये देखिए बेटा इसमें जो रीजन ऑफ ओवरलैप है, बेटा जब डायफ्रैक्शन कम हुई तो रीजन ऑफ ओवरलैप क्या हुआ, कम। जब रीजन ऑफ ओवरलैप कम हुआ तो ये वो रीजन है जिसमें वेव्स इंटरफेयर कर रही। जब रीजन ऑफ ओवरलैप ही कम हो गया तो नोडल और एंटी नोडल लाइंस की तादाद भी क्या होगी, कम हो जाएगी। मैं वैसे ऐसी अंधाधुंध बना दी है मैंने बीच में। हाँ तो आप लिखेंगे डायफ्रैक्शन विल डिक्रीज तो सेंटर में ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर इस सेंट्रल ट्रायंगल के अंदर ही जो इंटरफेरेंस होनी है होगी। ये वाला जो है इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें पानी रुका हुआ होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं वहां पानी वैसे ही रुका हुआ है क्योंकि वहां वेव्स हैं ही नहीं। तो डायफ्रैक्शन विल डिक्रीज एज रीजन ऑफ ओवरलैप, नहीं एक मिनट, डायफ्रैक्शन डिक्रीजेस एज नहीं लिखना यहाँ, डायफ्रैक्शन डिक्रीजेस, रीजन ऑफ ओवरलैप डिक्रीजेस, hence interference decreases।
Hence, diffraction will decrease, region of overlap decreases, hence interference decreases, number of nodal and antinodal lines decreases. जी सर डिस्टेंस ज्यादा रखें तो नोडल और एंटीनोडल को स्पॉट करना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, किसको किसको ज्यादा रखेंगे? इसका डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तो नोडल और एंटीनोडल को स्पॉट करना मुश्किल हो जाएगा। किस डिस्टेंस को ज्यादा रखें? तो वेट तो ज्यादा रखेंगे। तो वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट के दौरान जी, फिर रीजन ऑफ ओवरलैप बहुत ही कम होगा और उसके अंदर मुमकिन है आप नोडल और एंटीनोडल लाइंस आइडेंटिफाई भी ना कर सकें। आप ये कहना चाह, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं, दोबारा आपको खुल के बताओ, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। फिर अगर रीजन डायफ्रैक्शन कम हुई तो आपके लिए मुमकिन है कि आप, अच्छा बेटा आप क्या कह रही है ईशा? मैंने कहा ना, आप जब विड्थ बड़ी करोगी तो डायफ्रैक्शन कम हो जाएगी, डायफ्रैक्शन कम होगी तो रीजन ऑफ ओवरलैप कम होगा, रीजन ऑफ ओवरलैप कम होगा तो इंटरफेरेंस कम होगी, इंटरफेरेंस कम होगी तो नंबर ऑफ नोडल और एंटी नोडल लाइंस कम बनेंगी। मुझे बताएं बेटा, यहां तक कोई इशू तो नहीं? अब बेटा आगे चलते हैं और इसके बारे में छोटी सी बात और आपसे पूछते हैं। बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? आप बता सकते हैं? When many identical waves overlap, the resultant displacement at any point, at any instant, the resultant displacement, एक मिनट, at any point, at any instant, is vector sum of individual displacements of the waves. बेटा मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है इसमें? ये क्या कह रहा है कि when many identical waves overlap, the resultant displacement at any point, at any instant, is vector sum of the individual displacements of those waves. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये एक पार्टिकल, अगर एक वेव चाहती है कि ये 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए और एक और वेव चाहती है कि ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाए और एक वेव चाहती है कि ये 5 सेंटीमीटर नीचे जाए, अगर 3 वेव्स वहां आ गई तो ये पॉइंट सिर्फ 2 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा ऊपर से मुराद के इसको ऐसे बड़ा कोई इशू तो नहीं आता।
अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो अब देख लें। ये पहले बेटा मैं ये बात जो भी मैं सर डायरेक्ट आखिरी 5 मिनट में आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले सही, बच्चों मैं को दोबारा कहता रिपीट हूँ कर कि वो सकते हैं? इसको घर से बना के लाएं कंपास वगैरह से, उन्हें प्रोजेक्ट देता हूँ, वो बना के लाते थे, फिर हम इस बात की कंक्लूजन तक जाते थे। लेकिन चूंकि अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप करके नहीं लाएंगे, फिर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। बेटा जो सर मुझे नॉक की तैयारी साथ मैंने कहा अभी मैं क्या कहते हैं, मैंने कहा मैं एक काम पर पहले पढ़ाता होता था, तो पहले मैं प्रोजेक्ट कराता था, बच्चे वो प्रोजेक्ट करते थे और उसकी बुनियाद पर मैं उनको एक्सप्लेन करता था। अब वो चूंकि मैं कहा मैं होमवर्क दूंगा, ये करके नहीं लाएंगे, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ये कहा। उससे पहले बेटा मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखवाया है, और ये लिख रहा था, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं था, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखवाया। और उसके बाद मैंने बताया है, अगर एक वेव चाहती है, कोई फर्ज करो एक जगह 3 वेव्स आकर हिट किया एक पॉइंट, और एक वेव चाहती है कि ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए, ये जो रेड एरो से दिखाया, और एक और वेव है वो चाहती है कि 4 सेंटीमीटर ऊपर जाए, और एक और वेव है वो चाहती है कि ये ऑरेंज नीचे इतना नीचे जाए, तो रिजल्टेंट जो है वो 2 ऊपर चला जाए। 4 + 3 - 5 2, ये कह रहा हूं। अब आगे देखें यार, मेरी बात गौर से सुने सब। ये देखें, ये 2 वेव्स हैं बेटा, ये सोर्सेज हैं, वन है ये S2। ये यार बीच में क्या बनाई है मैंने, एंटी नोडल लाइंस है। ये बीच में क्या है, एंटी नोडल लाइंस, और ये है जी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप यहां पर इस डॉटेड लाइन से, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो जितना ये कैपिटल डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ये आप दूर जाके ऑब्जर्व करेंगे, उतना सेपरेशन बिटवीन द 2 एंटी नोडल लाइंस इंक्रीज करेगी। ये x है, x जो है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। x जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एंटी नोडल लाइंस है। जी मैं सुन रहा हूँ। डायफ्रैक्शन से इंटेंसिटी कम होती है, और अगर बहुत ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी तो जो इंटरफेरेंस के डिमर पैटर्न बनेंगे, डिमर होंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एंटी नोडल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एंटी नोडल लाइंस है बेटा, ठीक है कि नहीं। और ये d क्या है, डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगली बात सुने बेटा, बेटा डायफ्रैक्शन को डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिस्टेंस को आप मेजर नहीं कर सकते। डिस्टेंस ये चीज है ना, ये डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेटा ये d है, ये d, ये d वही मतलब उन्हीं को ही कह रहा हूं। डिस्टेंस को ही 2 वैल्यूज दे दी हैं कि करीब है, उसका नाम d1 रख दिया है, मतलब वो उसको सिर्फ फर्क करने के लिए। इनको भी आप d1 d2 कह लें, मतलब जितना दूर चले जाएंगे, वो है कैपिटल D, वैसे बताया कि उसका नाम एक वैल्यू रख दी d1, एक दो और चले गए d2 रख दी। अब बेटा मेरी बात सुने, अगर यही एक्सपेरिमेंट सोर्सेस को बहुत करीब करके किया जाए, ये देखें 2 सोर्सेस हैं यूं, इसके करीब करके किया जाए कंपेयर टू दिस, ये देखें एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दोनों सोर्सेस काफी दूर हैं, और एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दोनों सोर्सेस काफी नजदीक हैं। तो इसमें बेटा जो एंटी नोडल लाइंस होंगी वो एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगी। जब दोनों सोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगे, करीब, तो पता चला जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है,
और अगर आप सोर्सेज के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा देंगे, एंटी नोडल लाइंस क्या हो जाएंगी, करीब करीब। बेटा मैं पहले बच्चों से ये कंपास के साथ और उसके साथ रूलर के साथ बनवाया करता था, वो खुद देखते थे कि ऐसा हो रहा है, मेरे कहने पर नहीं करते थे, वो खुद एग्री करते थे कि ऐसा हो रहा है। फिर बेटा 30 चौके में अब फायदा नहीं है, कहूंगा आपने करना कोई नहीं, ठीक है कि नहीं, मैं इसलिए फिर इस तरह से। और तीसरा पॉइंट लास्ट, अगर आप वेवलेंथ बड़ी कर दें, बेटा वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ यूज करें, यानी सर्कल पहले आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के सर्कल बनाते थे, अब 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर बनाए, यानी 1.5 सेंटीमीटर 3 4.5, इसमें वेवलेंथ बड़ी हो गई 1.5। तो आप देखेंगे कि एंटी नोडल लाइंस फिर फैल जाएंगी। पता चला कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी है। और अगर आप देखें, अभी आपने पढ़ा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इन सारों को कंबाइन करें तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोडल लाइंस, एडजेसेंट एंटी नोडल लाइंस, जी ये मैंने कहा था कि अगर आप बड़ी वेवलेंथ यूज करेंगे तो पैटर्न ज्यादा फैला हुआ आएगा, पैटर्न ज्यादा क्या आएगा, फैला हुआ आएगा। और बेटा सोर्सेज के दरमियान पैटर्न देखना है तो सोर्सेज के दरमियान फेज कोहेरेंस भी मेंटेन रखनी चाहिए, मैंने ये कल बात बताई थी आपको।